नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, कालीबंगा सभ्यता यानी कि राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे थे और उसमें एक पढ़ ली थी जिसका नाम क्या था, कालीबंगा सभ्यता। आज अपन आहड़ और अन्य बनास बेड़ज संस्कृति की सभ्यताएं पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें यदि बात करें कालीबंगा का, थोड़ा रिविजन करते हैं। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे, पूरा रिविजन हो जाएगा। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में कौन सी, घग्गर या सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के किनारे मिली है। और खोज किसने की है, तो सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा उसकी खोज की गई थी। उसके बाद में कालीबंगा नाम क्यों पड़ा, तो काले कलर की चूड़ियां वहां से मिली थी और चूड़ियों को पंजाबी भाषा में बंगा कहते हैं, अतः कालीबंगा उसका नाम रखा गया। उसके बाद में खोज हो गई। उसके बाद में उत्खनन करने के लिए आपको 4-5 वैज्ञानिकों के नाम बताए थे, पुरातत्वविदों के। ठीक है, जैसे सबसे पहले 2 मोस्ट इंपोर्टेंट थे, बीबी लाल और बीके थापर, यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, 2 तो ये थे। उसके अलावा एमडी खर्रे, एमएस वस, एमडी खर्रे और एमएस वस, और 2 श्रीवास्तव थे, एक एसपी श्रीवास्तव और एक केएम श्रीवास्तव। इतने सारे बंदों ने क्या किया था, उत्खनन किया था। उसके बाद में उत्खनन चला कब, तो 1961 से लेकर 1969 के मध्य। ठीक है, इतना उत्खनन चला। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी नॉर्मल बातें और की थी, जैसे कालीबंगा सभ्यता को क्या कहते हैं, तो कालीबंगा सभ्यता एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता थी, या ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता आप इसको कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां से कांस्य दर्पण वगैरह मिले थे। उसके बाद यदि बात करें, और कालीबंगा जो सभ्यता है उसका उत्खनन 5 स्तरों में हुआ। कितने स्तरों में, 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहले के 2 जो थे वो हड़प्पा से प्राचीन थे, यानी प्राक हड़प्पा सभ्यता के थे। बाकी के जो 3 थे, तीसरा, चौथा और 5वां, वो कैसे थे, तो क्या हड़प्पा के समकालीन थे, तो उनको हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कालीबंगा सभ्यता है, वैसी की वैसी सभ्यता अमलानंद घोष ने कहां पर देखी, बीकानेर में। तो उन्होंने कहा कि ये कालीबंगा सभ्यता हो न हो कहीं पर पहले बीकानेर जिले में थी और वहीं से यहाँ पर पनपी है। तो उसको बीकानेर में जो सभ्यता थी उसका नाम था सोथी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सोथी सभ्यता। और उसका नाम कालीबंगा प्रथम रखा गया, किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। उसके बाद में हमने डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात कही थी, किसकी, डॉक्टर दशरथ शर्मा की। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। क्या, तीसरी, यानी कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी और 5वां सबसे बड़ा नगर किसने कहा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। यह प्रश्न आ रखा है। उसके बाद में कालीबंगा का जैसा जैसा स्थल पाकिस्तान में कहां पर है, तो सर कोट दीजी में। कहां पर, कोट दीजी पाकिस्तान में। कोट दीजी एक सभ्यता है, तो वो अपने कालीबंगा के जैसा सेम टू सेम है। ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में और चर्चा करें तो कालीबंगा के बारे में, हाँ, कालीबंगा जो संग्रहालय बनाया गया वहां पर हनुमानगढ़ में, वो बनाया गया 1985-86 में। कब, 1985-86 में। उसके बाद में यहाँ पर आपको पता है 2 टीले मिले। क्या मिले, 2 टीलों के रूप में विकसित हुई है, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और दुर्गी क्षेत्र या गढ़ी क्षेत्र है, तो इसका नाम रख दिया दुर्गी या गढ़ी क्षेत्र। ये थोड़ा छोटा सा भाग है। जबकि दूसरा भाग आपने देखा पूर्वी टीला, तो ये तो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और फैला हुआ है नगर जैसे, तो उसका नाम रख दिया नगर। तो 2 टीले मिले। उसके बाद में यहाँ पर और काफी सारे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। कालीबंगा खुद, ये आपको दिशाएं याद रखनी है कि हनुमानगढ़ जिला है, उसके जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम है। कालीबंगा किधर है, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम है। वहीं कालीबंगा के खुद के अंदर जो अग्नि वेदिका है, या फिर आप कह सकते हो जुता हुआ खेत मिला है, तो जुता हुआ खेत किधर मिला, दक्षिण पूर्व में मिला है। ये आपको इतनी सारी बातें याद होनी चाहिए। और कालीबंगा से जुता हुआ खेत और वो छेद वाली खोपड़ी मिली है बच्चे की। और यदि बात करें भूकंप के साक्षी आदि बहुत सारे मिले। ठीक है, तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी जरूर देखना। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बनास बेड़च संस्कृति। किसके बारे में, बनास बेड़च संस्कृति। ये जो सभ्यताएं होती है वो जिस नदी के किनारे पनपती है उसके आधार पर उसका नाम संस्कृति रख देते हैं, यानी पीछे क्या लिख देते हैं, संस्कृति। जैसे बनास नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो भी सभ्यताएं पनपती है उनका नाम क्या रखा गया, बनास संस्कृति या बेड़च संस्कृति। बनास बेड़च नाम आता काफी बार। ठीक है, तो आहड़ जो है वो आपको पता है उदयपुर जिले में। आहड़ राजस्थान के कौन से जिले में, तो अक्सर उदयपुर जिले में पनपी हुई है। कौन सी नदी के किनारे, तो आपको याद रखना है आयड़ नदी। कौन सी नदी, आयड़। अब आप सोचोगे आयड़ और बेड़च, सर थोड़ा डाउट रहता है, तो यहां पर एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील, तो सर उदय सागर झील। ये उदय सागर, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम क्या, आयड़ नदी। ये आयड़ नदी जैसे ही इस उदय सागर में गुजरती है और यहां से जब वापस बाहर निकलती है तो उसका नाम बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है, बेड़च। तो ये दोनों प्रश्न आ रखे कि आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, या तो आपको आयड़ लिखा हुआ मिले, राइट है,
बेड़च लिखा हुआ मिले राइट है, और ये दोनों ही नहीं हो बनास लिखा हुआ मिले तो भी आपको राइट करना है, ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी आ रखा है, आहड़ सभ्यता कहां पर कौन सी नदी के किनारे मिली, बनास ऑप्शन में था और ये राइट हुआ है क्योंकि उसमें आहड़ और बेड़च नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बनास संस्कृति यानी बनास तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे जो भी सभ्यताएं पनपी है सभी किस में आएगी, बनास संस्कृति में आएगी। चलो अब देखते हैं, तो इसका प्रमुख केंद्र सबसे मेन बड़ा केंद्र कौन सा है, तो वो है आहड़ उदयपुर। आहड़ कौन से जिले में, उदयपुर जिले में, और बनास बेड़च संस्कृति या बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा इस बनास में और क्या क्या पढ़ेंगे, तो गिलुंड सभ्यता जो कि राजसमंद जिले में वो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बागोर सभ्यता जो कि कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में वो पढ़नी है, बालातल उदयपुर में है, ओजियाना भीलवाड़ा में, ईसवाल उदयपुर में और नगरी चित्तौड़गढ़ में। नगरी कहां पर है, चित्तौड़। वहीं नगर पूछे तो आपको टोंक याद रखना है, नगरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, नगर पूछे तो टोंक में, और रेड भी कहां पर है, टोंक में। तो ये सारे स्थल क्या है, इसके बनास संस्कृति के केंद्र हैं। तो ये सारे अपने को पढ़ना है। पहली सभ्यता शुरू करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट यही रहता है, इसके बाद में बेराट गणेश्वर सारे पढ़ने हैं। तो पहले देखो आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, तो अक्सर आयड़ नदी, बेड़च नदी या बनास नदी, या फिर आपको किताब जो राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब है उसमें यह भी लिखा हुआ आहड़ नदी, हालांकि आहड़ नदी नहीं आयड़ नदी है। तो आपको ये मिला तो भी राइट करना और ये मिले तो भी राइट करना, और बनास थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता कौन सी है, बनास नदी के किनारे भी है। उसके बाद में कौन से जिले में, तो अक्सर उदयपुर जिले में। कहां पर है, उदयपुर जिले में। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दी, खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, तो सर्वप्रथम खुदाई। ये प्रश्न छप रखा है, ध्यान रखना, फर्जी नहीं है। सबसे पहले इसकी खुदाई या इसकी खोज का जो श्रेय है वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, एक व्यास लिख सकते हो, अक्षय कीर्ति व्यास को इसकी खोज का श्रेय या प्रथम उत्खनन या प्रथम खुदाई का श्रेय जाता है। किसको, अक्षय कीर्ति व्यास को, अ से आहड़, अ से अक्षय कीर्ति व्यास। क्लियर है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, इसका उत्खनन किसने किया। तो सर्वप्रथम पहले उत्खनन पूछे तो आपको यही याद रखना है, अक्षय कीर्ति व्यास। ये प्रश्न सेम टू सेम आ रखा है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, क्या लिखोगे, अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद में इसके उत्खनन के लिए एक और दो बंदे आते हैं, एक 1954 में, एक 1961-62 में। सन नहीं याद करना है लेकिन नाम याद होना चाहिए, R.C. अग्रवाल और H.D. सांकलिया। एक है R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, और एक है H.D. सांकलिया यानी हसमुख धीरज लाल सांकलिया सॉरी। तो ये दो नाम याद होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता कौन से, उदयपुर जिले में, आहड़ नदी के किनारे या आयड़ नदी के किनारे। बनास पूछे तो भी सेम है। उसके बाद में सबसे पहले खोज 1953 में, कब, 1952 में कालीबंगा, 1953 में ये आहड़, 1 साल का गैप है। तो खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन किसने किया, R.C. अग्रवाल और H.D. सांकलिया। कहीं कहीं पे आपको V.N. मिश्र भी लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, V.N. मिश्र। ये आप साइड में याद कर लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि एक पेपर में प्रश्न था आहड़ सभ्यता का उत्खनन करता है, तो उसमें एक ऑप्शन था H.D. सांकलिया, एक था V.N. मिश्र, 2-3 और नाम थे, ठीक, इनमें से नहीं थे। तो उसमें ना ये H.D. सांकलिया को माना गया है, और राजस्थान बोर्ड की जो किताब है 10वीं की उसमें ये दो नाम ही लिखे हुए हैं। तो अपने को ये दो नाम ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। ये V.N. मिश्र साइड में याद करो तो बढ़िया है, देख लेना। अगर ये दो नहीं हो तो ये राइट कर सकते हो, लेकिन 99.9999% यही मिलेगा, ठीक है। और ये प्रश्न आ रखा है, उसमें V.N. मिश्र था लेकिन उसको नहीं माना गया, माना किसको गया, H.D. सांकलिया को। तो ये ध्यान रखना, R.C. अग्रवाल और H.D. सांकलिया के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, उत्खनन होता है, खोज अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद में ये किस प्रकार की सभ्यता है, तो ये एक प्रकार की ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। कैसी है, ताम्र पाषाणकालीन। यहाँ पर तांबे के बहुत बड़े भंडार मिले और तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली, और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो तांबे को गलाकर ही अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे, यानी उनके जीवन का प्रमुख आधार ही तांबा था। वो तांबे को गलाते, उपकरण वगैरह बनाते, उसके कुछ न कुछ पात्र बनाते और बेचते, ये उनका काम हुआ करता था। तो तांबे से द्वारा अर्थव्यवस्था चलाने वाली सभ्यता भी कौन सी है, आहड़ है। उसके बाद में ये कितनी पुरानी है, तो ये 4000 वर्ष प्राचीन है। ये भी प्रश्न आ रखा है, निम्न में से 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो आपको याद रखना आहड़। कौन सी, ये आहड़, ठीक है, आहड़। लेकिन आपको अब पहले याद कराया था कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा ये कितनी पुरानी है, तो कालीबंगा जो है वो 6000 है, 6000 से अधिक वर्ष पुरानी है। कौन सी, कालीबंगा। और यदि ये पूछे तो ये लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। कौन सी, आहड़, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में गोपीनाथ शर्मा इसका टाइम पीरियड भी बताते हैं।
डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, वो कहते हैं कि ये सभ्यता जो है वो उसका समृद्ध काल है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व रहा होगा। कितना? 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। वैसे भी 4000 बन चुका है। देखो 1900 ईसा पूर्व यानी अपन जो जीरो, जैसे अभी क्या चल रहा है तो अक्सर 2023 चल रहा है, तो 23 साल तो ये हो गए, 2023 साल लगभग 2023 साल ये हो गए। 1900 इससे पहले चले जाओ, ये 1900, तो 1900 ये 2000 कितने हो जाएंगे लगभग, इसको मान लो ये उधर दे दो तो 1923 हो जाएंगे। 1923 मान लो 2000, 2000, 2000, 4000, लगभग एक एवरेज बराबर आएगा। ठीक है, तो लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। गोपीनाथ शर्मा जी क्या कहते हैं, ये 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य रही होगी। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। और कालीबंगा का पूछे तो आपको बता दूं वो लगभग 2350 यानी 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रही होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा क्या है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और यदि ये पूछे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कौन सी आहड़, तो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व याद रखना है। उसके बाद में इसके अन्य नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफी बार प्रश्न आता है। कालीबंगा का अन्य नाम कौन सा है, या धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता है? ये जो कालीबंगा नहीं सॉरी आहड़ सभ्यता कहां पर मिली है, तो आपने देखा उदयपुर जिले में एक आहड़ नदी है, उसके किनारे एक बहुत बड़ा टीला पड़ा है। तो टीला क्या, तो धूल का टीला, धूड़ है, धूड़ रेत है ना, तो रेत का बहुत बड़ा टीला, नीचे खोद के देखो सभ्यता है। यानी यहाँ पर क्या थे, ईंटें वगैरह, मकान सारे अवशेष या फिर साक्ष्य मिले। तो फिर ऐसा कहा गया ये धूल के टीले के नीचे थी, तो इसको धूलकोट का नाम दिया जाए, यानी कि धूल का कोट था इसके ऊपर। तो ऐसे याद रखना, धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ को, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, मिट्टी के टीले के नीचे पनपी थी। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। धूलकोट किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। उसके बाद में प्राचीन ग्रंथों और जैन ग्रंथ वगैरह, उनमें इसका नाम आगाटपुर मिलता है। क्या मिलता है? आगाटपुर, जैन ग्रंथों में। ठीक है, और प्राचीन अवशेष वगैरह आप स्रोत वगैरह देखोगे, अभिलेख वगैरह, तो उनमें भी इसका नाम क्या मिलता है? आगाटपुर मिलता है। ये सारे प्रश्न आ रखे हैं। धूलकोट के नाम से किससे जाना जाता है? आहड़ उदयपुर को। आगाटपुर किसका नाम है? आहड़ उदयपुर। एक प्रश्न आ रखा है जिसमें आहड़पुर दे रखा है, आहड़पुर दे रखा है, अगतपुर दे रखा है और आगाटपुर दे रखा है। तो राइट क्या होगा? आगाटपुर होगा। इसको आठपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आठपुर। और एक इसको आगट दुर्ग, ये भी प्रश्न आ रखा है। आगटपुर किसे कहते हैं? तो भी आहड़ को कहते हैं। ताम्रवती नगरी कहते हैं, अभी बताया था। तांबा बहुत है यहाँ पर, तांबे के उपकरण बनाते हैं, तांबे से अर्थव्यवस्था चलाते हैं, तांबा गलाने की भट्टियां हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी। तांबे की अधिकता के कारण क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले, क्या क्या यहाँ पर देखने को मिला था खोजने पर, अब चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मकान है उसमें धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो कि कच्ची ईंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बताऊंगा। पक्की ईंटें या फिर गर्म करके बने गई पक्की ईंटें वो कहां पर है? तो वो गिलुंड सभ्यता में। कौन सी? गिलुंड सभ्यता, राजसमंद में। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसमें पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। किसमें? गिलुंड सभ्यता, राजसमंद में। जबकि यहाँ पर जो ईंटें वो कच्ची ईंटें और धूप में सुखाई गई है। किसमें सुखाई गई? धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग कहां पर है? आहड़ सभ्यता में। कालीबंगा में भी ऐसी ईंटें थी। ठीक है, सेम। और ये मकान बनने में काम ली गई है। दूसरी बात, यहाँ पर जो छत है, छत के ऊपर है ना कोई यूं सीमेंट वगैरह का प्लास्टर नहीं टिका अपने जैसे, नई ईंटें है, नई सीण है, तो क्या है? ऊपर घास फूस है। क्या है? घास फूस। और उसमें भी पूछे तो बांस और केलू है। क्या है? बांस और केलू से बनी हुई घास है। यानी कि मकानों की जो दीवार हैं वो पत्थरों से या मिट्टी से निर्मित है, ईंटों से बनाई गई है, लेकिन जो मकानों की छत है वहां पर बांस या फिर केलू से बनी हुई है, यानी कि घास फूस से बनाई गई है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर क्या मिला है, तो यहाँ के जो लोग थे वो मृतकों को जब दफनाते थे यानी गाड़ते थे, तो उसके साथ में गहने और आभूषण रखते थे। क्या रखते थे? गहने और आभूषण। ये बात मैंने आपको कालीबंगा में भी बताई थी कि वहाँ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यानी जब किसी को गाड़ते थे मुर्दे तो उसके साथ में क्या रख देते थे? ये आभूषण और गहने, ताकि वो सोचते थे कि जब ये पुनर्जन्म लेगा तो ये आभूषण इसको मिल जाएंगे। यानी कि मृत्यु के बाद के जीवन की परिकल्पना करते थे। कौन? आहड़ के लोग, या फिर यही परिकल्पना कालीबंगा के लोग भी करते थे। लेकिन पेपर में आए तो आहड़ ही करना है। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कौन? आहड़ सभ्यता के लोग। एक और, लाल काले मृदबांड की संस्कृति, ये भी आपको बताया था कालीबंगा में सेम टू सेम। काली, का से काला और ला से लाल, तो ये आपको बता रखा है कि लाल काले मृदबांड कहां पर मिलते हैं? कालीबंगा में और आहड़ में। लेकिन ये प्रश्न छप रखा है कि लाल काले मृद भांडों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या है, और ये सीधी सीधी लाइन ऐसे के ऐसे छप रखी है
कि लाल काले मृतबाणों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या है, तो वो रहेगा आहड़। क्या रहेगा? आहड़। क्योंकि ये आपको बता दिया, क्योंकि ये लाल काले मृतबाण कालीबंगा में भी मिलते हैं, लेकिन इसका प्रमुख सेंटर क्या रहा होगा, तो ये रहा होगा कौन? आहड़। और मृतकों को दफनाने में गहने और आभूषण, पुनर्जन्म, ये भी आपको आहड़ ही ध्यान रखना मैन, ठीक है। उसके बाद में तांबे के औजार मिले। अभी आपको पता है तांबे गलाने की भट्टियां, तांबे के औजार बनाते हैं, तांबे के यहाँ पर उपकरण मिले हैं, और इनका प्रमुख व्यवसाय, अर्थव्यवस्था सब कुछ किस पे डिपेंड थी? तांबे के अयस्कों को गलाना और उनकी वस्तु बनाना, ये ध्यान रखना। तो ये क्या करते थे? इनका प्रमुख काम यही हुआ करता था, तांबे के अयस्क लेना, उसको गलाना और वस्तुएं बनाना, ठीक है। उसके बाद में मकानों की जो दीवारें हैं, ये आपको बता दिया पत्थरों से बनी है या ईंटों से बनी है, जो कि मिट्टी मतलब धूप में सुखाई गई है, लेकिन पक्की ईंटें कहाँ पर है? तो गिलुंड राजसमंद है। आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में छत में क्या है? तो छत घास फूस की बनी है या फिर बांस एवं केलू की बनी है। किसकी बनी है? बांस और केलू की। उसके बाद में यहाँ के लोग, ये भी छप रखा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कौन सी फसल या फिर किसका ये भोजन के रूप में प्रयोग करते थे? चावल का, ज्वार का, गेहूं का, ये प्रश्न छप रखा है। निम्न में से आहड़ के लोग किससे वाकिफ नहीं थे? चावल, गेहूं और ज्वार, और एक साथ में जो या बाजरा दे देता है, तो वो इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर। कालीबंगा में ध्यान रखना, कालीबंगा में आपको बता रखा है, एक तो थे वो चावल से परिचित नहीं थे, कालीबंगा के लोग चावल नहीं यूज करते थे, यहाँ पर चावल यूज करते हैं। कालीबंगा में देखो, एक तो क्या था? तो सर गेहूं, बाजरा, जो, और बोले तो मक्का, मक्का नहीं, गेहूं, चना और सरसों, ये इतनी सारी चीजें कालीबंगा वाले जानते थे। गेहूं, चना, जौ, सरसों, गेहूं, चना, जौ, सरसों और बाजरा, ये सब कालीबंगा में यूज होता था। वहां पर ये ज्वार नहीं था। क्या नहीं था? ज्वार और चावल। लेकिन यहाँ पर ज्वार है और चावल है, कॉमन क्या है? दोनों में गेहूं कॉमन है, ये ध्यान रखना। और पर्सन ज्यादा से ज्यादा चावल पे आते हैं। कालीबंगा में चावल नहीं थे, लेकिन आहड़ में चावल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ बड़े बड़े यूं कोठे मिले, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर अनाज को रखा जाता है। आपके घरों में भी होंगे। ड्रम कैसे होता है? बड़ा सा, जिसके अंदर अनाज को भर के रख सकते हैं। तो यहाँ पर अनाज रखने के लिए बड़े भांड मिले हैं, जिनको गोरे या कोठे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे या कोठे। ये पर्सन आ रखा है, गोरे बंकोट। पर्सन कैसा है? देखो, ये गोरे बंकोट, उसको लिखना था गोरे व कोट, उसने लिखा क्या? गोरे व बंकोट या गोरे बंकोट। कहां पर पाए गए? आहड़ सभ्यता में। कहां पर? आहड़। गोरे बंकोट या फिर गोरे व कोट कहां पर मिले गए? तो आहड़ सभ्यता में मिले, ठीक है। क्या काम आते थे? अनाज को रखने के लिए, यानी अनाज भर के रखते थे। उसके बाद में यहाँ के लोग किससे परिचित है? ये भी प्रश्न आ रखा है कि तांबा, लोहा, टिन और सिल्वर। एजी मतलब क्या होता है? अर्जेंटम यानी सिल्वर। तो ये प्रश्न आ रखा है कि निम्न यहाँ के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? तो तांबे से परिचित थे, लोहे से परिचित थे और टिन से भी परिचित थे, लेकिन सिल्वर के या चांदी के बारे में कोई जानकारी इनको नहीं थी। तो पूछ ले, आहड़ के लोग किससे बारे में जानते नहीं थे? चांदी के बारे में। क्लियर? उसके बाद में एक और प्रश्न आया है कि यहां से ईरान से संपर्क या फिर विदेश से संपर्क का क्या साक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन में था लेपिस लाजुली। ये कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये प्रश्न आ रखा है पेपरों में। क्या मिला? लेपिस लाजुली। ये सारे के सारे प्रश्न ई है, ऐसे ही ध्यान रखना। तो लेपिस लाजुली कहां पर मिला है? तो वो भी कहां पर मिला है? ये यहाँ पर आहड़ सभ्यता में, यानी कि सुराहीदार जल पात्र, यानी जल का एक पात्र मिला है जो बढ़िया सा है। तो ऐसे के ऐसे पात्र कहां पर मिलते हैं? ईरान में मिलते हैं। तो अच्छा, यहाँ से लोग वहां ईरान जाते होंगे या वहां से लोग यहाँ आते होंगे, तब भी ये जल पात्र ईरान के जैसा यहाँ पर सेम है। तो ईरान के जैसा जल पात्र मिला है कहां पर? यहाँ पर आहड़ सभ्यता में, जिसको लेपिस लाजुली कहते हैं। क्या कहते हैं? लेपिस लाजुली। उसके बाद देखो, यहाँ पर एक घर है और घर के अंदर 6 चूल्हे पड़े एक ही घर में। तो वो मानते थे कि ये संयुक्त परिवार रहा होगा, ठीक है, और सामूहिक भोजन बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए, या फिर यहाँ पे भंडारे होते होंगे, जीवन होता होगा, तो ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाने के लिए सामूहिक परिवार या संयुक्त परिवार या भोज हो सकता है, सामूहिक भोज। तो उसके लिए यहाँ पर एक घर में क्या मिला है? 6 चूल्हे मिले हैं और एक और चूल्हा मिला है जिसके 2 मुंह है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी छप रखा है कि 2 मुंह वाला चूल्हा कहां से मिला है? तो 2 मुंह वाला चूल्हा कहां से मिला है? आहड़ सभ्यता उदयपुर से। और एक सिलबट्टा मिला है और पेन मिला है। ये सेम टू सेम ऐसे कैसे प्रश्न आ रखा है? 2 मुंह वाला चूल्हा, सिलबट्टा और पेन कौन सी सभ्यता से मिला है? तो ये जो मिले हैं वो मिले आहड़ सभ्यता उदयपुर से। क्लियर? सिलबट्टा मतलब आपने वो भाटा देखा होगा जो कि ओखली वगैरह में काम आता है, या फिर मुसल टाइप का कह सकता है ना, तो ये इस प्रकार का सिलबट्टा होता है। एक और यूनान से संपर्क दर्शाने वाला कौन सा है? तो यहाँ पर एक अपोलो डॉट्स का सिक्का मिला है। किसका? अपोलो डॉट्स। अपोलो जो है वो सूर्य देव को कहते हैं। यूनान के लोग अपोलो किसको कहते हैं? सूर्य देव को। तो सूर्य अंकित एक मुद्रा मिली है,
या फिर अपोलो अंकित एक मुद्रा मिली है जिसको अपोलोडोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोलोडोर्स। ये यूनानी संपर्क को दर्शाता है और ये भी कहां पर मिला है? आहड़ सभ्यता उदयपुर। उसके बाद में बेल की एक खंडित मूर्ति मिली है। क्या मिली है? बेल की एक खंडित मूर्ति जिसको बनासियन बुल कहते हैं। बनास संस्कृति है इसीलिए बनास में मिलने वाला बुल यानी बेल क्या कहलाता है? बनासियन बुल। उसके बाद में रंगाई और छपाई के ठप्पे मिले। क्या मिले? रंगाई और छपाई के ठप्पे या साक्ष्य मिले हैं। तो इतनी सारी चीजें याद करनी है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये चीजें याद होनी चाहिए। पहला, ये ईंटें कैसी थी? कच्ची ईंटें थी, धूप में सुखाई। दूसरा, इसके मकान कैसे थे? मिट्टी के या फिर पत्थरों से बने हुए। और छत कैसी थी? बांस और केलू की बनी हुई या घास फूस की बनी हुई। महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तांबे को गलाना और क्या करना? वस्तुएं बनाना। उसके बाद तांबे के क्या बनाना? औजार बनाना। लाल काले मृत भांडों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़। मृतकों को आभूषण और गहनों के साथ दफनाना। पुनर्जन्म में विश्वास या मृत्यु के बाद के जन्म में भरोसा। नेक्स्ट, हाँ, चावल और ज्वार गेहूं। चावल ज्वार गेहूं ऐसे ऐसे याद होना चाहिए। आहड़ में क्या था? चावल ज्वार और गेहूं का उपयोग। अगला, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े भांड या फिर बर्तन कह सकते हो का उपयोग करना। क्या कहलाता है? गोरे और कोट। ये बड़े बड़े भांड क्या कहलाते हैं? अनाज रखने वाले गोरे व कोट कहलाते थे। उसके बाद में तांबा, लोहा, टिन से परिचित लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। उसके बाद में लेपिस लाजुली क्या है? तो यहाँ पर एक सुराहीदार जल पात्र मिला, जल को रखने का पात्र मिला है जो कि ईरान के जैसा का जैसा है, इसीलिए इसको बोलते लेपिस लाजुली। क्या नाम है? लेपिस लाजुली। कहाँ मिला? आहड़ में। 6 एक घर में क्या मिला? 6 चूल्हे मिले एक साथ, जिसका मतलब क्या है? संयुक्त या सामूहिक परिवार रहा होगा या फिर सामूहिक भोज के लिए ऐसा रहा होगा। उसके बाद में 2 मुंह वाला चूल्हा, सिलबट्टा और पेन। 2 मुंह वाला चूल्हा, सिलबट्टा और पेन कहां से? आहड़ से। उसके बाद हम पूछे तो अपोलोडोर्स यानी यूनानी सिक्का मिला है, वो भी कहां से मिला है? आहड़ से। अपोलोडोर्स का सिक्का। बेल की खंडित मूर्ति, बनासियन बुल, ठीक है। और रंगाई छपाई के ठप्पे, ये सारे कहां मिले? आहड़ सभ्यता उदयपुर में। एक बार देख लो, 1 मिनट में शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, हालांकि ये उसने रिवीजन पूरा कर लिया। पहले आहड़ सभ्यता 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। कालीबंगा पूछे तो 1952, अमलानंद घोष। आहड़ पूछे तो 1953, अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद में कहां पर? तो आयड़ नदी के किनारे या आहड़ नदी के किनारे या बनास नदी के किनारे, उदयपुर जिले में। उसके बाद में और पूछे तो आपको याद रखना है, हाँ, वो उत्खनन RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया, हसमुख धीरज लाल सांकलिया। क्लियर है? ये हो गया नॉर्मल जानकारी। उसके बाद में एक ताम्रपाषाण कालीन है, 4000 वर्ष पुरानी है। और पूछे तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 से 1200 ईसा पूर्व। क्लियर है? ये 2 बार देख लिए। बाकी नेक्स्ट स्थल अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।